हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स में 26 फरवरी का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट में हम 25 फरवरी के करेंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दिल्ली। ये दोस्तों दिल्ली में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली में हर रोज़ करीब 2 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जो बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलता है। इसीलिए इसको ठिकाने लगाने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क को स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, गिरिराज सिंह। ये दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। और यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है, और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा दोस्तों। और यहीं पे बात करें तो इस ऐप को क्यों विकसित किया गया है? तो दोस्तों इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियुक्त लोकपाल द्वारा शिकायतों के सुचारू वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इस ऐप को विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स यह ऐप लोकपाल द्वारा शिकायतों के आसान ट्रैकिंग और समय पर निवारण की अनुमति देगा। और यह ऐप लोकपाल को वेबसाइट पर वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करने की भी अनुमति देगा दोस्तों। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अमेरिका। ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेज़बानी की है। और यहीं पे बात करें तो ओशियंस 2022 सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। और यहीं पे दोस्तों ओशियंस 2022 सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन इसकी थीम थी दोस्तों। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, भारत। ये दोस्तों भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेज़बानी की है। और दोस्तों ओशियंस 2022 सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों बात करें तो ओशियंस 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। दोस्तों इसकी ये थीम थी। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से
संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा देश आईआईटी की स्थापना करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, भारत। ये दोस्तों इतिहास में पहली बार भारत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी की स्थापना करेगा और यह पहली बार होगा जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की किसी शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जाएगी। और दोस्तों दुबई में नए आईआईटी की स्थापना भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत होगी और इस आर्थिक भागीदारी के तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनों को बढ़ावा भी देंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी पवन गोयल, ऑप्शन सी दिनेश सिंह या ऑप्शन डी सुभाष वर्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, राकेश शर्मा। ये दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राकेश शर्मा को फिर से एमडी सीईओ बनाया है और राकेश शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन मदद, ऑप्शन सी ऑपरेशन रक्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑपरेशन गंगा। ये दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है और दोस्तों इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। और यहीं पे बात करें तो रूसी अटैक के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसी वैकल्पिक मार्ग को चुना गया है दोस्तों। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वारवा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 किस देश ने भारत को सौंपा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अमेरिका। ये दोस्तों P-81 विमान जो है वो अमेरिका ने भारत को सौंपा है और यह विमान भारतीय नौसेना को अमेरिका में स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों एरोस्पेस कंपनी बोइंग से प्राप्त हुए हैं। और यहीं पे बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद में 2016 में इसके 4 अतिरिक्त P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वहीं पे शेष 2 विमानों की आपूर्ति 2021 की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है दोस्तों। तो अब देखेंगे दोस्तों P-81 के बारे में कि ये क्या है। तो दोस्तों P-81 है वो एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है दोस्तों और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पॉइज़डोन का एक वेरिएंट है और ये भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। कौन? तो भारत था। और यहीं पे भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-81 विमान शामिल किया था, जबकि 9वां P-81 विमान 2020 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। किसको? भारत को। और दोस्तों यहीं पे बात करें तो बोइंग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में और बोइंग की स्थापना हुई है 15 जुलाई 1916 में दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जापान। ये दोस्तों भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया और यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक होगा। और दोस्तों इस अभ्यास को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों
यह अभ्यास बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों के बीच संचालन के दौरान विभिन्न अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए 55 किलोग्राम, ऑप्शन बी 40 किलोग्राम, ऑप्शन सी 30 किलोग्राम या ऑप्शन डी 65 किलोग्राम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 55 किलोग्राम। ये दोस्तों भारत की स्टार महिला वेट लिफ्टर और टोक्यो ओलंपिक की रजत विजेता मीराबाई ने सिंगापुर भारोत्तोलक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक को जीता है दोस्तों। और इस जीत के साथ ही वह अब बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी दावेदारी पेश करेंगी दोस्तों। कौन? तो ये मीराबाई चानू है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी मिशन 2022, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत डिजिटल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल। ये दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को मंजूरी दे दी है और इस मिशन के तहत 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है दोस्तों। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स अब करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज और रिवीजन एक्सरसाइज में करेंगे आज 25 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाने वाला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये दुबई में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुराष्ट्रीय फर्नीचर कंपनी आइकिया इंडिया की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो दोस्तों ये सुजैन पुलवर को आइकिया इंडिया की CEO बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार ने जीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा नामक पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक स्मरणों उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जी किशन रेड्डी ने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये गिरिराज सिंह के द्वारा इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से बल्लेबाज T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने हैं? तो दोस्तों ये रोहित शर्मा जो हैं वो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट और रिवीजन का लास्ट है, ये है दोस्तों क्वेश्चन, IPL इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन कब से शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये 26 मार्च से IPL का 15वां सीजन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर और आपसे क्वेश्चन किया था कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों डोडोमा जो है वो तंजानिया देश की राजधानी है। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न। आपका प्रश्न है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था।
तो दोस्तों ये था आज के हमारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और चलिए कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।